हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश शाहंगडाले और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा अध्याय क्रमांक 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो कार्बनिक रसायन होते हैं, समजातीय श्रेणी होती है, ये किस तरीके से उसका नामकरण होता है। बात समझ में आ रही है? पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने ये देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किस चिड़िया का नाम है, कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख लीजिए। मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कैसे आप किसी एग्जैक्ट वीडियो पर पहुंच सकते हैं। पर यदि आपने वो चीज देख ली है तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई जो समजातीय श्रेणी होती है बेसिकली वो क्या है और इसका जो हाइड्रोकार्बन है इससे क्या लेना देना है। तो ये सारी जो चीजें हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं समजातीय श्रेणी। तो क्या हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से भाई? आपके संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो समजातीय श्रेणी है ये क्या होती है। बात समझ में आ रही है? तो जब मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था तो आपने ये गौर किया होगा कि मैंने कुछ एक हाइड्रोकार्बनों के बारे में बात की थी। हम एक काम करते हैं, कुछ एक प्रकार के एल्केन लिख लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे CH4 के बारे में, कुछ इसी तरीके से आप जानते होंगे C2H6 के बारे में सॉरी, कुछ ऐसे ही आप जानते होंगे C3H8 के बारे में, कुछ ऐसे ही आप जानते होंगे C4H10 के बारे में। अब ये सारी चीजें हैं क्या? तो आपको यदि पता हो तो जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो है आपका मीथेन। तो ये हो गया आपका मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन और लास्ट में है आपका ब्यूटेन। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब हम कार्बन को मीथेन से कहां पर लेकर गए, मीथेन से इथेन पर लेकर गए, तब आपने ये देखा होगा कि जो कार्बन का एक परमाणु है अब कितना हो गया भाई? 2 हो गया। और हाइड्रोजन जो है वो 4 से कितने हो गए? 6 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है वो 1 बढ़ गया, सॉरी कार्बन जो है वो 1 बढ़ गया और जो हाइड्रोजन है आपका वो 2 बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी श्रेणी जिसमें आपका जो CH2 है ये बढ़ता जाता है ये बढ़ता जाता है एक क्रम में या जुड़ता जाता है, ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। तो बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, सजातीय श्रेणी क्या होगी? तो भाई आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन की जब बात करेंगे तो पहले के बाद वाला देखो, मीथेन के बाद आप कहां पहुंचे भाई? इथेन पर पहुंचे। तो जब आप इथेन पर पहुंचे तो आपने ये देखा कि भाई जो कार्बन है वो 1 इकाई बढ़ गया और जो आपका हाइड्रोजन है वो 2 इकाई बढ़ गया। कुछ इसी तरीके से जब आप प्रोपेन से ब्यूटेन पर जंप किया आपने तो देखिए कार्बन यहां पर 3 थे, यहां पर 4 हो गए, हाइड्रोजन जो है वो यहां पर 8 थे और नीचे वाले में हो गए 10। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से जो है ये देखो, फिर से जो है ये वाली जो इकाई है ये क्या हो गई भाई? बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी श्रेणी जिसमें एक के बाद एक, जब आप हाइड्रोकार्बनों की बात करते हैं तो CH2 बढ़ता जाता है, इसको हम बोलते हैं आपकी समजातीय या फिर सजातीय श्रेणी। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से इसकी परिभाषा देख लेते हैं और इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो समजातीय श्रेणी क्या होगी? अभी कहानी बड़ी सिंपल सी है। जब आप किसी भी संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या किसी भी कार्बनिक रसायन के बारे में बात करते हैं और जब एक हाइड्रोकार्बन से आप दूसरे हाइड्रोकार्बन में जाते हैं तो CH2 इकाई यदि बढ़ती जाती है तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स समजातीय श्रेणी। इसको एक उदाहरण लेकर बढ़िया तरीके से कनेक्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? चलो उदाहरण लेंगे यहां पर, है ना? अब ध्यान से देखना, कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। मैंने यहां पर लिखा CH4, ये हो गया हमारा मीथेन, तो यहां से तो हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने लिखा इथेन, फिर मैंने लिखा, ध्यान से देखो, फिर मैंने लिखा प्रोपेन, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन की। ध्यान से देखो, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके पेंटेन की। कुछ गौर किया आपने? जैसे जैसे अब यदि मैं सबके फॉर्मूले की बात करूं तो ये तो हो गया आपका CH4, अच्छा ये क्या हो गया आपका C2H6,
कुछ इसी तरीके से आप नीचे पहुंचे और ये क्या हो गया आपका C3H8, ये जो है ये क्या हो गया आपका C4H10, नीचे वाला जो है हो गया C5H12। ध्यान से देखा होगा आपने भाई, पहले और दूसरे में तो नहीं था, पर तीसरे में एक CH2 था, इसके बाद 2 CH2 हो गए, इसके बाद 3 CH2 हो गए। मतलब ये किस प्रकार की श्रेणी है? ये है हमारी समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी है किसके लिए? तो ये है समजातीय। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर उसका जो वर्ग है बेसिकली उन सब में वो कैसा है? एक समान है। तो समजातीय श्रेणी हो गई, किसके लिए हो गई भाई? एल्केन के लिए हो गई। एल्केन क्यों है? तो संतृप्त है, कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध बना हुआ है। तो किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? तो ये हो गई आपके एल्केन के लिए। कहानी बड़ी सिंपल सी है, तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। बात बड़ी सिंपल है कि समजातीय श्रेणी में क्या होगा, जब कार्बन का आप आरोही क्रम में जाओगे, बात समझ में आ रही है? जब आप बढ़ते क्रम में कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ाना शुरू करोगे तो क्या होगा कि प्रति इकाई पर CH2 जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अच्छा, ऐसा सिर्फ एल्केन के लिए नहीं होगा, ऐसा एल्कीन के लिए भी होगा, एल्काइन के लिए भी होगा, इनफैक्ट ऐसा एल्कोहल, फिनॉल, दूसरी चीजों के लिए भी होगा। तो इसको हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। इस उदाहरण को अपनी कॉपी में आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है? चलो, किसके लिए देखा भाई? एल्केन के लिए देखा। साथ में सूत्र भी देख लेते हैं, CnH2n+2, है ना? इन सारी चीजों के बारे में हमने हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग था, इसके पहले वाला जो भाग था, उसमें बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर किया था फिट, ठीक है? चलो नोट कर लो। कर लिया, आगे बढ़ेंगे। समजातीय श्रेणी देखिए एल्केन के लिए। अब बात कर रहेंगे समजातीय श्रेणी की एल्कीन के लिए या फिर एल्काइन के लिए, कोई भी एक कर सकते हैं। तो इसको यहां से हटाते हैं और एक काम करते हैं, बात करते हैं हम लोग अब एल्कीन की। एल्कीन, 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 ठीक है? एल्कीन, ठीक। एल्कीन क्या होगा? तो एल्कीन होगा आपका CnH2n। सिंपल सी कहानी है। एल्कीन क्या होगा? Cn होगा, H2n होगा, ठीक है? चलो अब देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं भाई, देखो, अब मीथीन नहीं बन सकता। मीथीन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, 2 आबंध होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ऐसा। इसके बाद एक और बनाते हैं, रुको, पहले काम करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। C2H4, यही होगा ना? C2H4 ही तो होगा। इसके बाद क्या होगा भाई? C3H6, इसके बाद क्या होगा? C4H8, इसके बाद होगा आपका C5H10। चलो अब क्या करेंगे, जल्दी से हम बनाएंगे इन सबके फॉर्मूले, है ना? चलो देखो, C4H कैसे होगा? तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। याद करो मैंने क्या बताया था आपको कि एक हाथ में आपको ये टैटू बनाना है कि कार्बन जो है उसमें 4 आबंध होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो सिंगल आबंध बनाता है, और दोनों के निर्माण से जिस चीज का निर्माण होता है, दोनों के सामंजस्य से, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अब देखो, तो ये हो जाएगा आपका क्या? CH3 हो जाएगा। इसके बाद फिर आप यहां पर देखेंगे CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। फिर आप जब यहां पर आएंगे आपको मिलेगा CH3, फिर मिलेगा CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सही जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो, CH3 हो गया, इसके बाद CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH हुआ, और डबल बॉन्ड के साथ अंतिम में है CH2। बात समझ में आ गई? तो आपने फिर से एक चीज गौर की होगी कि एक समय बाद फिर से जो है CH2 की इकाइयां जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब भी बात किसकी होगी, समजातीय श्रेणी की होगी, आपका जो CH2 है स्टूडेंट्स, ये बढ़ना चालू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये किसके लिए देखा हमने? ये हमने देखा एल्कीन के लिए। ऐसा ही एल्काइन के लिए भी होगा, ऐसे ही जो दूसरे कार्बनिक यौगिक हैं उनके लिए भी होगा, जिसमें आता होगा हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गई? तो सीधी सीधी सी कहानी है कि जो CH2 है ये क्या हो रहा है? ये आरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्या हो रहा है? आरोही क्रम में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
जुड़ रहा है, आरोही क्रम में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जुड़ रहा है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। मैं आपको लेकर चल रहा हूं आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिससे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ना सिर्फ 10वीं कक्षा में, 11वीं में भी और 12वीं में भी। आप इसको नोट करिए, हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। चलो, तो समझाती श्रेणी जो है उसको धमाके के साथ हम लोगों ने निपटा दिया है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, जिसका नाम है आपका प्रकार्यात्मक समूह। जिसका नाम क्या है, प्रकार्यात्मक समूह। सवाल पैदा होता है सर, प्रकार्यात्मक समूह क्या है? बात समझ में आ रही है? चलो कई बार आप लोग बाहर खाना खाने जाते होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मेन्यू होता है उसमें सबसे ज्यादा जो पनीर वाला भाग रहे वो रहता है। आपने सुना होगा कढ़ाई पनीर, तवा पनीर, पालक पनीर, मशरूम पनीर, मटर पनीर, सिंपल पनीर, ये वाला पनीर, वो वाला पनीर, खोया पनीर एंड ऑल दैट। तो आपने एक चीज गौर की होगी कि जितनी भी आपकी सब्जियां हैं, जब आप बाहर खाना खाने जाते हो तो उसमें एक चीज कॉमन रहती है और वो है पनीर। बात समझ में आ गई? और फिर आपको जैसी चीज चाहिए आप वैसे क्या कर देते हो, उसमें ऐड करते जाते हो। क्या बात समझ में आपको आ रही है? कुछ ऐसा ही होता है रसायन विज्ञान में प्रकार्यात्मक समूह के साथ में। कैसे होता है समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे तो ध्यान से देखना। बात समझ में आ गई? तो क्या है, ध्यान से देखिएगा आप सभी। देखो, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। आज मैं आपको होम साइंस और साइंस का मिक्सचर पढ़ाने वाला हूं, और ये जो चीज है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये है आपके पास पनीर, फिर है आपके पास पनीर, फिर है आपके पास पनीर, और है आपके पास ये पनीर। बात समझ में आ गई? अब पनीर के साथ मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहां पर जोड़ दिया मटर, है ना। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सडनली आप साइंस से होम साइंस में कैसे चले गए? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यदि ये समझ में आ गया तो अब जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट्स, वो बड़ा ही आसान होने वाला है। साथ में हमने जोड़ दिया मशरूम। चलो एक ऑप्शन और क्या हो सकता है भाई, पालक हो सकता है, ठीक है। और एक ऑप्शन क्या हो सकता है जिसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया, मतलब सादा पनीर हो सकता है, तो ये हम हटा देते हैं, राइट। तो अब इसको क्या बोलोगे, तो ध्यान से देखना क्या बोलेंगे इसको हम। कहानी बड़ी सिंपल सी है, इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आपका सादा पनीर, ठीक है। अब वहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पालक पनीर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पढ़ाई के टाइम पर खाने पीने की बातें नहीं, माइंड जो है होता है डाइवर्ट, ठीक है। बट स्टूडेंट्स इस वाले एग्जांपल को लेना बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मशरूम पनीर, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का आज स्टॉल लगा है, सारी चीजें परोसी जाएंगी बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। और पनीर ये क्या हो गया अभी, मटर पनीर। तो ये हो गया आपका मटर पनीर। अब आपने एक चीज गौर की कि इन सब का जो स्वाद होगा वो अलग अलग होगा। ध्यान से देखना, इन सब का जो स्वाद होगा वो अलग अलग होगा। बात समझ में आ गई? इन सब का जो रंग होगा वो भी अलग अलग होगा, इन सब का जो नाम होगा वो भी अलग अलग होगा। पर इन सब में जो चीज कॉमन है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है पनीर। इन सब में जो चीज कॉमन है वो क्या है, आपकी पनीर। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से होता है हमारी कार्बनिक रसायन के साथ में। मतलब ये कि ये जो सब है, मटर हो गया, मशरूम हो गया, पालक हो गया, सादा पनीर में तो खैर कुछ नहीं है, इन्हीं सबको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह, या फिर हम इसे कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। बात समझ में आ रही है? अब मैं इधर पे लिख रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब जो पनीर है उसकी जगह मैं लिख रहा हूं, जो पनीर है इसकी जगह मैं लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कुछ बच्चे कभी कभी ये वाला जब मैं उदाहरण देता हूं वो गुम हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पाक कला की क्लास चल रही है, होम साइंस की क्लास चल रही है इंस्टीड ऑफ साइंस क्लास, बट ऐसा नहीं है। तो जो पनीर है वो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन, और उसके साथ साथ जो चीजें जुड़कर उसके गुणधर्म को बदल रही हैं वो हो गए आपके प्रकार्यात्मक समूह। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा। अब जैसे क्या किया गया,
देखो अब जैसे मैंने यहां पर लिखा CH3, ठीक है, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। फिर मैंने लिखा CH3, इसके साथ मैंने क्लोरीन लगा दिया। फिर हमने लिखा CH3, इसके साथ हमने क्या लगा दिया भाई, तो हमने ब्रोमीन लगा दिया। फिर हमने लिखा CH3 और इसके साथ हमने लगा दिया CHO लगा दिया। अब यदि आप तुलना करेंगे तो आप ये जानेंगे कि इन सब में जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग था बच्चों, वो कैसा है, वो कॉमन है। तो वो किसका रोल प्ले कर रहा है, ध्यान से देखो। और ये जो चीज हमने लगाई है किसके साथ, आपके पनीर यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ, इन्हीं को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। कुछ समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह, और इन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपके जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो जुड़ जाते हैं किसके साथ में, हाइड्रोकार्बन के साथ में, और वो निर्माण करते हैं कार्बनिक यौगिक का, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे आसपास लगभग 30 लाख कार्बनिक यौगिक हैं। यदि हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा अल्कोहल, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा एल्डिहाइड। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बात समझ में आ गई। तो वो सभी ग्रुप, वो सभी यौगिक, वो सभी अणु या फिर परमाणु जो किसके साथ जुड़ सकते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ सकते हैं, उनको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो यदि हम होम साइंस की बात करें तो ये सभी जो थे, नीचे वाला नहीं था, इसको हटा देते हैं, ये सभी जो थे ये थे आपके फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ रही है? तो जैसी डिमांड आती है वैसा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। जैसा फंक्शनल ग्रुप डालोगे, जैसा प्रकार्यात्मक समूह डालोगे, वैसे हो जाएगी उसकी गुणधर्म। उसी तरीके से जो है उसका जो प्राइस है, उसकी जो मूल्य है, उसमें भी क्या आएगा, जो है चेंज आएगा। जैसे सबसे महंगा क्या होगा, भी मशरूम पनीर होगा। उससे थोड़ा सस्ता क्या होगा, पालक पनीर होगा। उससे और सस्ता क्या होगा, मटर पनीर होगा। और बहुत सस्ता क्या होगा, कंपैरेटिवली आपका सादा पनीर होगा। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से सबके स्वाद की बात करेंगे तो वो अलग होगा। कुछ इसी तरीके से सबके रंग की बात करेंगे तो वो कैसी होगी, अलग होगी। तो कुछ ऐसा ही यहां पर होता है कि जब हम इन सब के, देखो इन सब में कॉमन आपका CH3 है, यानी कि हाइड्रोकार्बन है, पर इन सब का जो प्रॉपर्टी होगी, इन सब की जो प्रॉपर्टी होगी, इन सब की जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होंगे, वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऐसे समूह जो किसके साथ जुड़ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ सकते हैं और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप्स या फिर प्रकार्यात्मक समूह। बात समझ में आ गई? क्या कहते हो, बात समझ में आ रही है ना? एक और बार डेफिनेशन हो जाए, ऐसे समूह जो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप्स। चलो नोट कर लो। डेफिनेशन में यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं, आप सुनते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, कोई डाउट है तो पूछते जाइए और बढ़िया तरीके से अपना दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट्स को फिट करते जाइए। ठीक है, चलो नोट कर लिया, पक्का जी? कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो अभी हमने कौन सी चीज जानी, प्रकार्यात्मक समूह। तो ध्यान से देखो, यहां पर भी कोई प्रकार्यात्मक समूह होगा, बिल्कुल वहां तक हम पहुंचेंगे। पहले हम समझ लेते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, कोई डाउट, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, सारी चीजों का निवारण है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। एंड खबरदार, कोई भी रटेगा नहीं किसी भी चीज को। हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से समझाने के साथ में आपके दिमाग के अंदर फिट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, है ना? चलो, क्या कहते हो? अब क्रियात्मक समूह इतने से होंगे, ये तो समझने में इतने से काम नहीं चलने वाला है हमको। बात समझ में आई? तो हम एक काम करते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर हम उन क्रियात्मक समूहों के बारे में पढ़ लेते हैं जो बेसिकली हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। मतलब ये कि कौन से क्रियात्मक समूह जो हैं हमारे सिलेबस का पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले एंट्री होती है
आपके हेलोजन की। अब हेलोजन क्या है, तो हेलोजन को कैसे दर्शाओगे भाई, तो एक्स से दर्शाओगे। ये जो एक्स है ना, ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। सोचो मैथ्स में हमने बहुत सारा एक्स के बारे में पढ़ा था। ऐसी कोई भी संख्या जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है उसे हम एक्स से दर्शाते हैं। कुछ इसी तरीके से एक ऐसी किरण जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी उसको हम एक्स रे या फिर एक्स किरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताना कि जो एक्स किरण है उसकी खोज कैसे हुई और उसे एक्स रे क्यों कहा जाता है। मैंने हालांकि हिंट कर दिया है आपको, आप डिटेल में बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलो, अब हेलोजन हो गया आपका, और क्या हो गया भाई, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। अब क्योंकि स्टूडेंट्स पहली बार आप ऐसी भयंकर सी चीजें देख रहे हो तो आपका थोड़ा सा घबराना तो भाई स्वाभाविक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ये सब क्या है, ये प्रकार्यात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है या फिर क्रियात्मक समूह है, तो वो भी लिख देते हैं। चलो, तो क्या है क्या है क्या है, फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी चीज है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है या फिर है आपके प्रकार्यात्मक समूह। अब देखो, अब हेलोजन क्या होगा, तो हेलोजन होगा आपका X। सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होगा आपका क्या भाई, Cl-Br। अभी बनाना भी सिखाऊंगा, नामकरण भी सिखाऊंगा, सारी चीजें हम करेंगे इस अकेले टेबल या सारणी की हेल्प से। अब बात करते हैं भाई अल्कोहल की। बात समझ में आ रही है? तो भी आपने देखा होगा कोरोना के समय पर भयंकर सैनिटाइजर बिका है। बात समझ में आ रही है? अल्कोहल के बहुत सारे उपयोग हैं जिसमें से एक उपयोग जो है आपका वो सैनिटाइजर बनाने का भी है, एक उपयोग जो है आपका वो डिओड्रेंट बनाने का भी है। मतलब ये कि जितने यहाँ पर आपके प्रकार्यात्मक समूह हैं ये सारे के सारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो एक हो गया अल्कोहल। तो अब जो अल्कोहल है वो बेसिकली क्या है, OH जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल समूह। कुछ इसी तरीके से -CHO जो समूह होता है उसको हम एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। कुछ ऐसे ही। अब ये देखो, कार्बन के साथ एक तरफ ऑक्सीजन, क्या सिखाया था मैंने, कार्बन कितने आबंध बनाएगा, 4 आबंध बनाएगा। तो कार्बन ने 2 तो ऑक्सीजन के साथ बना लिए, 2 बेचारे के बच गए तो 2 किसी और के साथ बना लेगा वो, तो ये कहलाएगा आपका कीटोन। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, कार्बन के साथ क्या होगा भाई, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ ये वाला OH। तो इसको और कैसे लिखोगे, तो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसको और लिख सकते हो COOH। क्या कहते हो, कहानी समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा आपका COOH। कुछ ऐसी आपका एल्कीन है, इसके बारे में तो हम पहले से जानते हैं, और ऐसे ही है आपका एल्काइन जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर अब हमने प्रकार्यात्मक समूह देख लिया, सबके सूत्र देख लिया, अब ये क्या चीज है। तो क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा कि जब इन प्रकार्यात्मक समूहों को हम हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ते हैं तो उस हाइड्रोकार्बन का जो नाम है वो थोड़ा सा बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसे प्रकार्यात्मक समूह होते हैं जिसके पूर्व लग्न होते हैं, यानी कि उस हाइड्रोकार्बन के साथ पहले लगेंगे। जैसे ब्रोमोप्रोपेन, तो ब्रोमीन पहले, ब्रोमोप्रोपेन तो ब्रोमो पहले लगा फिर प्रोपेन है। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके अनुलग्न होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो लाल कलर से लिखे हुए हैं वो पूर्व लग्न है स्टूडेंट्स, और जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं ये हैं आपके अनुलग्न। बात समझ में आ गई? तो हम बहुत देर से इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से ड्रॉ करोगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरी क्लास में रंग बिरंगे पेन लेकर, बॉटल में पानी वानी लेकर बढ़िया तरीके से बैठ जाया करो। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग के अंदर करने वाला हूं फिट। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करो। हम बढ़ रहे हैं आगे और हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपके जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के साथ कनेक्ट होते हैं। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो, तो स्टूडेंट्स क्या कहते हो, क्या आपने प्रकार्यात्मक समूह जो है इसका टेबल बना लिया है? ठीक है, याद रखना है पूर्व लग्न पहले लगते हैं, अनुलग्न जो है वो बाद में लगते हैं। कुछ ऐसे प्रकार्यात्मक समूह होते हैं जिनके सिर्फ पूर्व लग्न होते हैं, जैसे कि आपके हेलोजन। कुछ ऐसे होते हैं जिनके सब दोनों होते हैं, पूर्व लग्न भी होता है अनुलग्न भी होता है, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कुछ ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ क्या होते हैं, अनुलग्न होते हैं, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन।
बात समझ में आ गई। बट इतना डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए हमने बचाकर रखा हुआ है। अभी कक्षा 10वीं में इतने से आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई, तो इसको आपने नोट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखो ध्यान से, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अपनी कॉपी के अंदर बढ़िया तरीके से नोट कर लो कि आपका देखो प्रकार्यात्मक समूह, या इसको हम बोलेंगे, रुको एक मिनट, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। यदि हम हाइड्रोकार्बन के साथ में क्या जोड़ते हैं, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह को यदि जोड़ते हैं तो हमें जो चीज मिलती है वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक हो गया है, इसको फिर से लिखा जाएगा, और हमें जो चीज मिलती है वो है आपका कार्बनिक रसायन। बात समझ में आ गई। हाइड्रोकार्बन के साथ यदि आपने प्रकार्यात्मक समूह जोड़ दिया है, क्रियात्मक समूह जोड़ दिया है, आपका फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया है, तो जो चीज आपको मिलेगी स्टूडेंट्स वो होगा आपका कार्बनिक रसायन। इसलिए आपने यदि नाम सुना होगा इथेनोइक एसिड का, इथेनॉल का, मिथेनॉल का, इथेनल का, मिथेनल का, तो ये जो सारी चीजें जिसको मैं बोल रहा हूं ये क्या है, हमारे एक प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं जो निर्माण कर रहे हैं किसका, कार्बनिक रसायन का। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब इसके हम बहुत सारे उदाहरण देखने वाले हैं और हम करने वाले हैं नामकरण कार्बनिक यौगिकों का। बात समझ में आ गई? चलो इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक कर लिया नोट। चलो अब देखो, अब नामकरण करने से पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि जब भाई हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जो संयोजकता थी वो पूरी हो चुकी थी, हाइड्रोकार्बन में कार्बन ने 4 आबंध बना लिए थे, तो वो क्यों किसी दूसरे क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ेगा, और यदि जुड़ेगा तो क्या होगा, है ना। तो ध्यान से देखना, यदि जुड़ेगा तो क्या होगा। तो बढ़िया चीज बता रहा हूं, देखो एक तरफ मैंने लिखा है एल्केन, एक तरफ मैंने क्या लिखा है आपका एल्केन। तो ये जो एल्केन है ये क्या होगा, CN2N+2 होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं इसका, जैसे कि CH4। एक और उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे कि H6। एक और उदाहरण लेते हैं जैसे कि C3H8। तो ये क्या हो गए, अलग अलग प्रकार के एल्केन हो गए, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। अब क्या करना है, किसी एक पर फोकस करो। ध्यान से देखो, ये कहानी बड़ी सिंपल है, बहुत सारे बच्चे इसको याद कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आपके आसपास यदि आपके घर में कोई आपके बड़े भैया दीदी हैं, यदि आपके सीनियर्स हैं, तो आप उनको भी बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी रिएक्शन होती है और नामकरण होता है किसका, आपके जो कार्बनिक रसायन है उनका। बात समझ में आ गई? तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, और मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो कार्बन है वो 4 आबंध बनाएगा। बात समझ में आ गई? तो जब कार्बन 4 आबंध बनाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दूं, अब जैसे इस हाइड्रोजन को मैंने यहां से हटाया, अब ये दिखने लगेगा कुछ ऐसा, 1 2 3। अब आप मुझे बताओ, ये ऐसा दिखने लगेगा। तो क्या कार्बन के 4 आबंध जो हैं वो पूरे हो गए, क्योंकि इसकी चतुसंयोजकता होती है जैसा हमने पढ़ा था। तो अब कार्बन के हो गए 1 2 और 3 आबंध, और चौथा जो है वो खाली हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज हमें मिली इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, CH3 कुछ ऐसा ही हम करते हैं C2H6 के साथ में। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखना, आपका जो देखो C2H6 है वो कैसा है भाई, तो देखो 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 C2H6 कैसा है, तो इसको आप CH3 भी लिख सकते हो, और इसका आप यदि स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब आप कह रहे हो कि नहीं सर कुछ तूफानी करना है हमको, ऐसा हाइड्रोकार्बन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो करते हैं, हाइड्रोजन को छेड़ते हैं। चलो छेड़ते हैं। तो ये छेड़ा हाइड्रोजन को और यहां से निकाल दिया बाहर हाइड्रोजन को, ऐसे। अब जब यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो ये कैसा दिखेगा, तो देखो ये ऐसा दिखेगा CH3 और क्या दिखेगा, तो भाई CH2 ही तो दिखेगा ना,
क्योंकि यहां पर तो 3 हाइड्रोजन है दिख रहा है, पर एक निकलने के बाद CH2 हो गया। सीधी सी बात यह है कि जो कार्बन है उसका एक आबंध क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम हो गया। कार्बन का एक आबंध क्या हो गया, कम हो गया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, C2H5 डैश लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, तो C2H5 हमने डैश लिख दिया। कुछ इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं C3H7 डैश। तो एक काम करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला बना ही लेते हैं, जब इतनी बातें हो रही हैं। तो सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+1। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब कार्बन ने बड़े मुश्किल से हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जैसे तैसे अपनी जो संयोजकता थी, अष्टक था, वो पूरा किया था इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। पर आपने छेड़कर उसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। अब कार्बन जो है वो तमतमा गया है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि अब कार्बन जो है स्टूडेंट्स, वो एक आबंध करने के लिए, एक आबंध बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आई? तो यहां पर आप देखेंगे तो हर एक कार्बन का एक आबंध क्या हो चुका है भाई, कम हो चुका है। तो अब कार्बन क्या करेगा, वो टारगेट करता है किसी भी प्रकार्यात्मक समूह को, और तब निर्माण होता है आपके कार्बनिक रसायन का। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि अब ये जो सभी कार्बन हैं जिनका एक एक आबंध कम है, ये जुड़ जाता है किसके साथ में, ये जुड़ जाता है आपके क्रियात्मक समूह के साथ में, या फिर आप प्रकार्यात्मक समूह भी कह सकते हो, उसके साथ जुड़कर निर्माण करता है कार्बनिक यौगिक का। तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं एल्काइल, एल्किल। क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। और इसको कैसे 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 रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो स्टूडेंट्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। तो यदि आप इसे मीथेन कह रहे हो, देखो थोड़ा स्लो चलते हैं क्योंकि आपके लिए पहली बार है, ध्यान से देखो। किसी भी एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, किसी भी आपके 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 एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो क्या होगा, तो कार्बन तमतमा जाएगा। उसका एक आबंध जो है वो आपने तोड़ दिया है। अब कार्बन जो है एक आबंध बनाने के लिए तड़प रहा है, और उसकी जो ये तड़प है उसको पूरा करता है प्रकार्यात्मक समूह। बात समझ में आ गई? तो देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो। तो यदि ये मीथेन है तो ये क्या हो जाएगा, मैथिल हो जाएगा। ये आपका यदि इथेन है तो ये एथिल हो जाएगा। यदि ये आपका प्रोपेन है तो ये प्रोपिल हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? तो इसके लिए जो सामान्य चिन्ह है वो होगा आपका R, मतलब किसी के लिए भी आपका R होगा। तो सबके मैं लिख देता हूं नाम। तो ये हो गया आपका, ऐसे नहीं, बढ़िया तरीके से लिखेंगे। रुको, ऐसे थोड़ी होता है, बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखेंगे सबके नाम, है ना? ध्यान से देखना, बढ़िया तरीके से लिखेंगे सबके नाम 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 नाम, और ये हो जाएगा मैथिल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथिल, और इधर वाला हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपील नहीं, प्रोपिल, प्रोपिल प्रोपिल प्रोपिल। चलो फिर से लिख देते हैं, प्रोपिल। तो ये हो गया आपका प्रोपिल। और यदि आपके सामान्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका एल्किल। कहानी समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से हम ब्यूटिल बना सकते हैं, पेंटिल बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं भाई, कुछ इसी तरीके से जो है हम हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, जो चाहे वो बना सकते हैं। घर की खेती है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट किया जाए। क्या कहते हो, मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको नोट कर लो बढ़िया से अपनी कॉपी में, है ना। चलो, याद रहे आपका जो एल्किल है उसके कार्बन का एक आबंध जो है वो अधूरा है। आपका जो एल्किल है, एल्किल है, एल्किल है, उसके एक कार्बन का जो आबंध है वो अधूरा 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 है, अधूरा है। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा, ये कनेक्ट होगा एल्किल किसके साथ में स्टूडेंट्स, अब एल्किल कनेक्ट होगा प्रकार्यात्मक समूह के साथ में, और निर्माण करेगा बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का। क्लियर हो गया? नोट किया जाए।
कर लिए। अपन अपने दिमाग में ना ये वाली चीज रखना, C2H5 कोई भी रख सकते हो आप, CH3 भी रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब देखो नामकरण शुरू करते हैं किसके, कार्बनिक यौगिकों के। उसके लिए मुझे इसको यहां से हटाना पड़ेगा। सॉरी एल्केन, सॉरी मिथाइल और सॉरी इथाइल, ये हटा दिया मैंने। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा, तो अब जो है होगा निर्माण कार्बनिक यौगिकों का। कैसे? एल्किल 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 के साथ में जुड़ेगा क्रियात्मक समूह, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपने बाहर निकाल दिया है, और निर्माण होगा किसका किसका किसका, तो निर्माण होगा स्टूडेंट्स किसका, कार्बनिक यौगिकों का। अब निर्माण होगा किसका, कार्बनिक यौगिकों का। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जो एल्किल है, ये जो एल्किल है यही है पनीर, याद करो एग्जाम्पल दिया था। और ये जो क्रियात्मक समूह हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यदि बात करेंगे तो OH हो सकता है, CHO हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ऐसा। बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे क्रियात्मक समूह हैं। तो ये जो क्रियात्मक समूह है इसी को हम कह सकते हैं मटर, मशरूम। मटर हो सकता है, मशरूम हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका पालक। छोले पनीर भी होता है क्या? छोला पनीर यार होता तो नहीं है, होता होगा पता नहीं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ में आया? मतलब ये कि जो एल्किल है वो जुड़ता है क्रियात्मक समूह के साथ में और वो बनाता है कार्बनिक यौगिक, जिसका नामकरण जो है अभी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, है ना। चलो नोट कर लो। रंग बिरंगे तरीके से 3-4 कलर के पेन लेकर बैठा करोगे मेरी क्लास में और बढ़िया तरीके से हर एक चीज को नोट करोगे, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, एल्किल के साथ क्रियात्मक समूह जो है वो बनाता है आपका कार्बनिक यौगिक, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो हो गया, पनीर समझ में आ गया, मटर समझ में आ गया, मशरूम समझ में आ गया, पालक समझ में आ गई, ठीक है। अब इस वाले भाग को मिटा रहा हूं, एक उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट्स। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। कौन सा एल्किल ले लें? बहुत सारी वैरायटी अपने पास, आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? तो हम लेना पसंद करेंगे इनमें से कोई भी ले लिया जाए, C2H5 फेवरेट एथिल है आपका, एथिल एल्किल है, ठीक है। तो हमने लिया स्टूडेंट्स C2H5 डैश। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाला जा चुका है, कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है, और जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रियात्मक होता है, उसको अष्टक पूरा करना ही होता है अपना, ठीक है। अब इसके साथ हमने जोड़ा, ध्यान से देखना, इसके साथ में हमने जोड़ा कौन सी चीज? तो भाई OH जोड़ दिया। अब इसके साथ हमने कौन सी चीज जोड़ दी? तो OH जोड़ दिया। जब हमने इसके साथ OH जोड़ दिया तो अब ये दिखने लगा कुछ ऐसा, C2H5, और यहां पर जुड़ा है आपका OH। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा C2H5OH। अब बच्चे बोल रहे हैं सर चलिए बहुत हो गया, ये तो आपने बता दिया, समझ में भी आ गया कि कैसे बनते हैं कार्बनिक यौगिक। अब जल्दी से देख लेते हैं इसका नामकरण, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे होगा? तो आप ध्यान से देखो, जो भी क्रियात्मक समूह होता है उसके अनुलग्न भी होते हैं, पूर्वलग्न भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसके दोनों होते हैं, अनुलग्न भी होता है और पूर्वलग्न भी होता है। कहां दिया है? तो यहां दिया है। OH की बात हो रही है ना, तो OH का जो अनुलग्न है वो क्या है? ऑल है। क्या है? ऑल है। बात समझ में आ गई? तो ये होगा आपका ऑल। अब ये आपका यदि ऑल होगा तो उसको दिमाग में फिट रखना, ठीक है। चलो देखो, अब ये क्या है स्टूडेंट्स? तो ये है आपका एथिल, ये है आपका एथिल।
तो ये हो गया आपका एथिल, मैंने वहां एथिल हाँ सही लिखा है, और ये क्या हो गया आपका ऑल। अब जो है एंट्री होती है संधि की। अब एथिल के साथ यदि ऑल मिलेगा तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा एथिनॉल। तो ये बन जाएगा एथिनॉल, एथिनॉल, एथिनॉल। क्या कहानी समझ में आ गई? इसका मतलब ये कि वो जो ऑल है वो उसका अनुलग्न है और वो उसके साथ जुड़ गया और उसने निर्माण किया किसका, एथिनॉल का। बात समझ में आ गई? तो कौन सी चीज मिली हमें, एथिनॉल। तो ये जो है ये इथेनॉल एथिनॉल दोनों है। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा फर्क हो सकता है, इंग्लिश में हम इसको इथेनॉल बोलते हैं, हिंदी में हम इसको एथिनॉल बोलते हैं, परेशान नहीं होना है। तो ये हो गया आपका एथिनॉल। अब इसका कोई और नाम हो सकता है क्या, तो वो भी देख लेते हैं, है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाली कहानी क्लियर हो गई? इसको मिटा दूं यहां से, मुझे थोड़ी सी जगह रिक्वायर्ड है ना, तो इसको मिटा रहा हूं। चलो मिट जा भाई जल्दी से, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एल्किल क्लियर है आपको, इसको भी मिटा देते हैं यहां से। चलो 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 चलो, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, सारी चीजें जो हैं अब आपके दिमाग के अंदर हो चुकी हैं फिट। अब देखो इसका एक और बनाते हैं। अब जो है स्टूडेंट्स इसका एक 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 और बनाएंगे। अब मैंने कहा C2H5 को मैं मिला रहा हूं किसके साथ में, OH के साथ में, और मुझे जो चीज मिल रही है वो है आपका C2H5OH। ठीक है, यहां तक जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी अल्कोहल की। अब एथिनॉल तो जो है इसका एक नाम हो गया। अब इसको इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, ये बेसिकली निकला किससे बाहर है, इथेन से बाहर निकला है। किससे बाहर निकला, इथेन से बाहर निकला है, और ये आपका ऑल है। अब इसको साथ में जोड़ने की कोशिश करो, ये इथेन नहीं है, इथेन से बाहर निकला है, समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। अब आप इसको पढ़ने की कोशिश करो तो बड़ा अजीब नहीं लगेगा कि इथेनियो, क्या पता नहीं, कुछ भी अजीब सा। बात समझ में आ रही? तो क्या करते हैं, यहां पर हम एक थोड़ी सी क्रिएटिविटी करते हैं और इस ई को हटा देते हैं। इस ई को हम हटा देते हैं क्योंकि यदि यहां पर आपका कोई स्वर है, यदि यहां पर आपका कोई स्वर है और किसी हाइड्रोकार्बन के आगे भी यदि कोई स्वर है, तो क्या होगा, आप उस स्वर को हटा दीजिए, इधर वाले को, उधर वाले को नहीं, इधर वाले को, और ये बन जाएगा आपका इथेन धन ऑल, और ये बन गया आपका एथेनॉल या इथेनॉल। बात समझ में आ गई? तो इसके दो नाम होंगे। आप इसको एथेनॉल ऐसे भी लिख सकते हो, हिंदी में ऐसे, पर जो लॉजिक है वो छुपा हुआ है आपका इंग्लिश में। तो आप यहां से हटाइए ई, ओ लगाइए और बना लीजिए इथेनॉल। ये वही इथेनॉल है जिसको हम उपयोग करते हैं कहां पर, लेबोरेटरी में, एक प्रकार के ईंधन के रूप में। एक अब जैसे देखा होगा कि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, जैव ईंधन की बात करते हैं, तो वो भी इथेनॉल है। सैनिटाइजर के अंदर जो है 60 से 80% के बीच में आपका एथेनॉल होता है, और एक ऐसा उपयोग है एथेनॉल का जो कि हम सबको पता होता है अल्कोहल के रूप में, शराब के रूप में। बात समझ में आ रही है? तो वो तो आप सारे ही जानते हो। बात समझ में आ रही है? चलो, पता भी होगा आपको कि दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ जो है वो किसके अंदर गिरती है, तो भाई एथेनॉल के अंदर गिरती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। चलो, तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यदि यहां स्वर है तो ये वाला स्वर निकल जाएगा और बन जाएगा कुछ वैसा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका एथेनॉल। ठीक, चलो नोट कर लिया जाए। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। अब मजा आएगा नामकरण करने में, सारे के सारे आपके जो कार्बनिक यौगिक हैं, रसायन है उनका। ठीक, तो क्या आपको पनीर क्लियर है? क्या आपको आलू, मटर, पालक और मशरूम भी क्लियर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी यदि आपको कोई डाउट है आप आराम से बताइए। हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से धुनेंगे, हर कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से सीखेंगे, परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। चलो नोट कर लो, हो गया, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर आ गया। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं। अब ना स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट सीख लिए हो ना, अब जैसा मन करेगा वैसा जो है हम कॉन्सेप्ट्स के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि अब सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर हो चुकी हैं बढ़िया तरीके से फिट। अब देखो, इसको हटाते हैं यहां से, हट जा भाई, चल। अब जो मन करेगा हम वो बनाने वाले हैं आपका हाइड्रोकार्बन। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। मैं लिख रहा हूं यहां पर C3H7
H8 लिखेंगे तो अष्टक पूरा है कार्बन का, बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, तो मैं लिख रहा हूं C3H7 और इसके साथ जुड़ गया है क्लोरीन। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और यहां पर आ गया आपका क्लोरीन। हम और कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है। तो स्टूडेंट्स कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन 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 और यहां पर शोभा बढ़ा रहा है क्लोरीन। बात समझ में आ गई? सवाल पैदा होता है सर सब कुछ हो गया, समझ में भी आ गया, नाम बताइए जल्दी से। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखो। तो अब क्या है, इसका जो नाम होगा, अब भाई हेलोजन है, इसका तो अनुलग्न होता ही नहीं है, पूर्व लग्न होता है बस, मतलब कि इसका होगा क्लोरो। तो ये हो गया क्लोरो और कितने कार्बन थे, तो 3 कार्बन थे। कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि कार्बन जो है वो है 3, तो इसका नाम हो गया, कहीं भी लिख दो, तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। ध्यान से देखना, सब कुछ यहीं पर छुपा हुआ है, इस टेबल के बिना इस चैप्टर का, इस भाग का जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा है। तो नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि क्लोरो पहले लगा है इसलिए हम उसको बोलेंगे पूर्व लग्न। बात समझ में आ गई? तो इतनी सी कहानी थी। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्रोपेन। तीनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर? इंटरेस्टिंग सी कहानी है, नोट किया जाए। ठीक, अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अब तो जो मन करेगा हम वो बनाएंगे, हमारी मर्जी। ठीक है, चलो देखो। तो क्लोरोप्रोपेन हमने बना लिया, ये सारी चीजें क्लियर है। इसको भी हटा देते हैं यहां से। आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लोरोप्रोपेन आपके दिमाग के अंदर है। चलो 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 भाई, हट जा, चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही। क्या कहते हो, कौन सा बनाऊं अब? कीटोन को खेलने थोड़ा सा, चलो कीटोन के साथ खेलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पर याद रहे कीटोन का जो कार्बन रहेगा उसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। कीटोन के कार्बन के दोनों तरफ जो है स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, कार्बन। तो बनाते हैं, चलो देखो। अब मैं कह रहा हूं CH3 है मेरे पास, ये मेरा कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप को थोड़ी सी वैल्यू देते हैं और एक काम करते हैं, इस बेचारे के साथ में बहुत बुरा हुआ, इसको हटाते हैं यहां से। क्यों बुरा हुआ इसके साथ में? क्योंकि इसके दोनों तरफ के हाइड्रोजन हटा दिए गए। बात समझ में आ गई? अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो कार्बन की जो चेन बनी हुई है स्टूडेंट्स, मैं कोई रूल नहीं लिखवा रहा हूं नामकरण के। अब मेरे साथ डिस्कस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो सारी चीजें दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी, क्योंकि मैं रूल्स लिखवाऊंगा, आप उसको कॉपी में लिखेंगे। प्रैक्टिस कम करेंगे, याद ज्यादा करेंगे। और याद रखो हमेशा एक चीज, जिस भी चीज को आप याद करते हो आप उसी को भूलते हो। जिन चीजों को आप याद नहीं करते हो, जो चीजें आपके समझ में आती है, आप उसको कभी नहीं भूलते। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं कोई भी इसके नोट नहीं बना रहा हूं, मैं कोई रूल नहीं लिखवा रहा हूं, मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आपने यदि ध्यान से ये लेक्चर देख लिया, आपको नामकरण में कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलो देख लो। तो अब बताओ कार्बन कितने? तो 3 कार्बन कितने? तो 3 3 3 3 3, तो 3 कार्बन का हो गया प्रोपेन। अब इसका लगाना है अपने को अनुलग्न, तो कहां गया भाई कीटोन? ये रहा। तो क्या होता है? ओन होता है, वन नहीं होता है, ओन होता है। ओन जोड़ा गया। अब क्या बताया था मैंने, यदि स्वर दिया है तो उसको हटा देंगे हम। ठीक है, और हम इसको बोलेंगे प्रोपे, ये हट गया ओन। तो ये हो गया प्रोपेनोन। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका प्रोपेनोन। बट याद रहे कि कीटोन जो रहेगा उसका कार्बन हमेशा सेंटर में आएगा। इसके दोनों तरफ कार्बन का होना बड़ा ही जरूरी है। क्लियर हो गई कहानी? चलो इसको नोट कर लिया जाए, बहुत बढ़िया, जल्दी से। ठीक, चलो क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका प्रोपेनोन, है ना? चलो ठीक, अब क्या कहते हो? अब किसकी बारी? एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड? एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मन करेगा वो बनाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। नोट कर लिया जाए। कर लिया? चलो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब मैं आपको लेकर चलता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि आपका ओइक अम्ल जो होगा उसकी तरफ। अब देखिए,
अब मैं कह रहा हूं भाई यहां पर CH3 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है और फिर लगा हुआ है COOH। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। C3 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 3 और 2 5 और 7, और हम लिख सकते हैं COH। अब आप मुझे बताओ कुल कितने कार्बन, अब बताओ मुझे कुल कितने कार्बन, 1 2 3 4। एक रूल है, सिंपल सा, लिखवाऊंगा नहीं, बस याद रखना। जो आपका क्रियात्मक समूह होता है भाई उसमें भी तो कार्बन है, तो जब आप नामकरण करोगे तो क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है उसको भी काउंट करना है। बात समझ में आ गई? तो कार्बन कितने हो गए, 4। तो ये हो गया क्या, ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन धन। इसका अनुलग्न क्या है बाबूजी, तो ये है आपका ओइक एसिड, ओइक अम्ल, तो ओइक एसिड। अब फिर वही बात, गड्डी वहीं पर आकर अटक गई कि ये जो ई है ये बाहर आ जाएगा और ये कनेक्ट 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 हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो नोट कर लो। ऐसा ब्यूटीन के साथ भी कर सकते हैं और ब्यूटाइन के साथ भी कर सकते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको एल्केन के साथ बता रहा हूं। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया आपका ब्यूटेनोइक अम्ल। सूत्र देखकर नाम हमने सीख लिया है, अब हम नाम देखकर सूत्र जो है उसको सीख सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कहानी जो है वो आपके अब दिमाग के अंदर हो चुकी है फिट। मतलब ये है कि आप किसी को भी किसी भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन से किसी भी प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह को यदि आप जोड़ते हैं तो मिलने वाला जो आपका कार्बनिक रसायन है इसका आप नाम बता सकते हो। बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये चीज आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। तो अब मेरे साथ कॉपी के साथ टैली कर मतलब जब मैं यहां सवाल लिखूंगा तो कॉपी से देखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आंसर बताना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं कहानी आज की, ठीक है? अब देखो देखो देखो, अब लिखा हुआ है भाई CH3 CH2 और इसके साथ में CH2 और यहां लिखा हुआ है CHO। अच्छा, ये करने से पहले 2-3 चीजें जो हैं वो क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है? कुछ बच्चों को आपका जो एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, एस अम्ल होता है, और जो आपका क्या होता है भाई अल्कोहल होता है, इसके बीच में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो ध्यान से देखो, ये रहा कार्बन, यदि यहां पर O लगा है और यहां पर OH ऐसा लगा है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कुछ इसी तरीके से कार्बन के साथ O लगा है और यहाँ पर H लगा है तो ये आपका एल्डिहाइड है। कुछ इसी तरीके से कार्बन के साथ O लगा है और यदि यहाँ पर CH3 लगा है या कोई मिथाइल ग्रुप लगा, इथाइल ग्रुप लगा है, R लगा है, तो ये आपका कीटोन है। और कुछ इसी तरीके से ये कार्बन है, CH2 है और यहाँ पर यदि OH लगा है तो ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। स्टूडेंट्स ये क्या हो गया आपका, अल्कोहल हो गया। बात समझ में आई? तो देखो ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, परेशान नहीं होना है। पर यदि यहां पर R ग्रुप लगा है यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन रखा है तो ये हो जाएगा कीटोन। कुछ इसी तरीके से यदि यहां पर OH ऐसा लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ओइक अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल। कुछ इसी तरीके से सिर्फ हाइड्रोजन लगा है तो ये हो जाएगा आपका एल्डेहाइड। क्या हो जाएगा, एल्डेहाइड। कहानी समझ में आ रही है? और यदि OH लगा है तो अल्कोहल होगा ही होगा। क्लियर हो गया? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देख लो, ये 3 चीजें एक समान है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एस्टर होता है, ईथर होता है, पर चलो एस्टर का भी बता देते हैं ना। ध्यान से देखो, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, यदि यहां पर लगा हुआ है O और इसके साथ लगा हुआ है R तो ये हो जाएगा एस्टर। यदि यहां पर लिखा है आपका, जैसे अब आपने लिखा CH3, फिर यहां पर आपने लिख दिया ऑक्सीजन, फिर आपने लिख दिया C2H5, तो ये हो गया आपका ईथर। पर क्या है, एस्टर और ईथर जो रहेगा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इतने में काम अपना चल जाएगा, ठीक है? तो क्या हो गया भाई, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्डिहाइड हो गया और आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, एस्टर हो गया। हमारे सिलेबस में एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया जो है वो भी है, और ये हो गया आपका ईथर। बात समझ में आ गई? इसको भी नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक? अब देखो
क्या कहते हो? ढेर सारे करेंगे उदाहरण, जल्दी जल्दी करेंगे नामकरण। कहानी बड़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, है ना? ध्यान से देखो। अब मैं थोड़ा और ऊपर लिखेंगे क्योंकि लगाने हैं बहुत सारे सवाल। CH3 CH2 CH2 और यहां लगा हुआ है ब्रोमीन। अब मैं कह रहा हूं CH3 CH2 CH2 और यहां लगा हुआ है आपका OH। फिर मैं कह रहा हूं CH3 CH2 और फिर यहां लिखा हुआ है CH2 और यहां लगा हुआ है CHO 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 CHO। फिर मैं कह रहा हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका CH2, फिर यहाँ पर CH2 और ये तो बिल्कुल अब हमारे घर की खेती है। हम जैसे चाहें वैसे कंपाउंड बना सकते हैं, हम जितने चाहें उतने कंपाउंड बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज करते हैं, क्या इसके कुछ और नाम होंगे? बिल्कुल होंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3। तो C3H7Br, क्या इसका कोई नाम होगा? तो बिल्कुल होगा स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हैं? C3H7OH। इसका कोई नाम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है C3333 C3H7CHO। इधर वाले का कोई नाम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है C2H5 C डबल बॉन्ड O और इसको लिख सकते हैं C3H7। ध्यान से देखो ये तीनों। तो एक बार यदि समझ में आ गया तो बड़े काम की चीज है, एक बार समझ में आ जाना चाहिए बस, है ना? अच्छा, ध्यान से देखो, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये लो C2H5 CO C3H7। तो यदि कहीं पर ऐसा CO बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये है आपका कीटोन। बात समझ में आ गई? नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? देखो क्या नाम होगा? जो ब्रोमीन होता है आपका, जो ब्रोमो होता है, वो सिर्फ पूर्व लग्न होता है, अनुलग्न नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा कितने भाई? ब्रोमीन और 3, तो ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हो गया आपका ब्रोमोप्रोपेन। कुछ इसी तरीके से 1 2 3, तो प्रोपेन धन ऑल, प्रोपेन धन ऑल यानी कि प्रोपेनॉल, तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा आपका प्रोपेनॉल। ये क्या हो गया? 1 2 3 4, रसायन विज्ञान की जय जयकार, मतलब 4 कार्बन है यहां पर। तो अब क्या होगा? 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल। इसका यदि आपने देखा होगा किसका? CHO का, तो भाई क्या होता है? अल होता है, अल भी होता है, एल भी होता है। हिंदी में ब्यूटेनैल हो जाएगा, इंग्लिश में ब्यूटेनल होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो। चलो, तो ये हो गया ब्यूटेनल, इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्यूटेनल, है ना? ये न बना हुआ है, नेल। और इसी तरीके से ये क्या हो गया भाई? कीटोन है आपका। अब जो कीटोन है उसमें कुल कार्बनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब 6 है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हेक्सेनोन। हेक्सेनोन हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम किसी का भी नामकरण कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आपकी किताब में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, जहां पर आपको नामकरण करना होता है किसका? आपके जो कार्बनिक रसायन है उसका। बात समझ में आ गई? तो आप आसानी से कर सकते हो। चलो नोट कर लो। कर लिया? कोई डाउट यदि है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बात समझ में आ रही है? चलो अब एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं कि आज की जो क्लास है इसमें हमने क्या सीखा, है ना? तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने कौन सी चीज देखी भाई? सबसे पहले तो हमने समझातीय श्रेणी देखी, समझातीय श्रेणी देखी। अच्छा, इसके बाद हमने और क्या देखा? हमने देखा प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। तो जो मटर है, मशरूम है और आपका जो आलू है और आपका जो पालक है, ये बेसिकली क्या है? प्रकार्यात्मक समूह। कहने का मतलब ये कि यदि हम टू द पॉइंट बात करें तो ये सभी जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके प्रकार्यात्मक समूह। और कौन सी चीज देखी? और हमने देखा कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, किस प्रकार से आप कार्बन के जो यौगिक होंगे उसका नामकरण करोगे। क्योंकि मैंने इसके सूत्र जो हैं या फॉर्मूले या जो नियम है वो नहीं लिखाए हैं, तो अभी आप लिख लीजिए
सबसे पहले क्या करना है कि जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है उसको आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको यह देखना है कि उसमें कौन सा वाला प्रकार्यात्मक समूह लगा है। अब यदि प्रकार्यात्मक समूह का आपका पूर्व लग्न है तो स्टार्टिंग में लग जाएगा, जैसे क्लोरो ब्रोमो। यदि उसका अनुलग्न है तो बाद में लग जाएगा, जैसे कि आपका अल हो गया, एल हो गया, ओइक अम्ल हो गया। बात समझ में आ रही है? कीटोन के लिए ओन हो गया। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और हमने जो है नामकरण जो है कार्बन के यौगिकों का उसका बढ़िया तरीके से आज निवारण कर ही दिया है। चलो, इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो पढ़ा था, आज की क्लास के पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। कार्बन जो है वो सहसंयोजन आबंध क्यों बनाता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हमने जो है क्या पढ़ा भाई? आज हमने कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ा। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार से वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और ऐसे ही कोई यौगिक होते हैं C2H5OH। अब बताओ नाम क्या होगा? एथेनॉल होगा। याद करो, एथेनॉल होगा। क्यों होगा एथेनॉल? क्योंकि दो कार्बन है। ऑल क्यों लगा है? क्योंकि यहां पर H है। बात समझ में आई? एक और हमारे पास कार्बनिक यौगिक है CH3COOH। एक और हमारे पास कार्बनिक यौगिक है CH3COOH। बात समझ में आ गई? तो ये जो दोनों हैं इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनकी अभिक्रियाएं कैसी होती हैं और इनके पीछे की जो कहानी है वो क्या है। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? नाम क्या होगा? कितने कार्बन है भाई? दो ही कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? एथेन ओइक अम्ल। अभी देखा था तो एथेनोइक अम्ल। तो दो महत्वपूर्ण कार्बन के यौगिक जो हैं उसके बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अब सवाल पैदा होता है, सर वो क्लास हमें मिलेगी कहां पर? तो उसके लिए क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? सिंपल सी कहानी है। गूगल आप सभी यूज करते हैं। गूगल पे जाइए, पहुंच गए। जब आप गूगल पे पहुंचे, आप हिंदी मीडियम वाले पार्ट पर चले जाइए, मैग्नेट ब्रेन सर्च कर लीजिए। वहां पर आपको कक्षा 10वीं के सभी विषयों के बारे में जो है वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? कक्षा 10वीं पर जाइए, रसायन विज्ञान है तो यहां पर क्लिक कर दीजिए। जो भी आपको विषय पढ़ना है उसके बारे में आप जो संबंधित स्लाइड है वहां पर आप क्लिक कर दीजिए। वॉच नाउ पर आपने कर दिया क्लिक, ठीक है? आपने क्लिक कर दिया, आपकी जो पढ़ाई है वो निःशुल्क हो गई शुरू। मतलब ये कि यहां पर आपको सभी चैप्टर्स जो हैं उसका क्वालिटी कंटेंट मिलेगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी टॉपिक को हम मिस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। मतलब ये कि हर चैप्टर जो होगा उस चैप्टर के आपको सारे टॉपिक वाइज वीडियो, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, ये सब कुछ अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। आप क्लिक कर दीजिए और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। आपकी जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी। और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में भटक दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। हमारी पूरी जो टीम है वो लगी हुई है आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो इस तरीके से आपका सिलेबस जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक आपको किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी बोर्ड में कहीं पर भी यदि कोई परेशानी है तो उसका जो निदान और निवारण है वो उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। स्टूडेंट्स, मैं आपको मिलता हूं अगली कक्षा में अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। हम केमिस्ट्री या रसायन के और नए नए रसों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।